हम इस पे बात राइट डाउन दिस हेडिंग एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन बहुत सारी बात करेंगे इसके ऊपर हम नंबर वन इंट्रोडक्शन when teacher says introduction that means basic knowledge teacher is telling it's a symbol its international unit other units nature of the physical quantity work I am telling four things ओके बेटे सभी बच्चे नोट करें इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W SI unit is capital J which is pronounced as joule another popular unit is erg still another is calorie still another is kilowatt hour these three units should be at least known to you apart from joule and nature it has been found that work has magnitude yes work has magnitude yes later I call work has direction then the answer is no so therefore out of the two characters only magnitude is exhibited by work so that means work is scalar in nature scalar in nature देखो टीचर ने क्या बताया बेटे सारे अटेंटिव हो जाओ बहुत से बच्चों ने बाद में ज्वाइन करा 9th के बच्चे अभी भी रोमिंग कर रहे हैं बेटे टीचर ने बोला कि वर्क को W से लिखेंगे और न्यूमेरिकल करने के लिए जब हम इसका डाटा पुट करेंगे तो जूल यूनिट्स में पुट करेंगे अर्ग और कैलोरी CALORIE कैलोरी इज अनदर यूनिट KWH स्टैंड्स फॉर किलोवाट आवर और ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है अभी तक ये बताया राइट एक और लर्निंग पॉइंट सीखते हैं इसमें क्योंकि टीचर ने बोला इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स work should be put work data should be put in joule should be put कौन सी यूनिट में बेटे SI यूनिट और SI यूनिट क्या होता है इंटरनेशनल यूनिट जूल अब यहां सवाल ये पैदा होता है सपोज इन सम पर्टिकुलर स्टेटमेंट of the numerical the data is given but not in joule unit rather in the other popular unit erg calorie kilowatt hour so that means my student should know how to use the conversion factor to come to bring the data from non SI unit to SI units so which conversion factors will be helpful for my students. Please note down. These are बच्चे 1 joule 10 to 7 erg. Number 1 calorie 4.18 joule. And third one 1 kilowatt hour 3.6 into 10 raised to power 6 joule. These three are very important. Okay?
एक और भी लिख लो साथ में, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। अब वर्क को कितना वर्क हुआ कैसे कैलकुलेट करेंगे? शाबाश। थर्ड लर्निंग पॉइंट टीचर बताने लगे हैं कि वर्क हुआ भी है कि नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो कितना हुआ कैसे पता करेंगे। लिसन, उसके लिए मैं अपने बच्चों के लिए, लेट मी गिव यू एन इलुस्ट्रेशन। सपोज देयर इज ए बॉक्स, ओके, some wooden block you can imagine, right? It has certain mass m. Then what? It is lying on the ground, okay? So what is the situation? Some person is pushing it horizontally. Some person is pushing it. It is found after some time, due to push, this box reaches another location. It reaches another final location. From the midpoint of the box from here to the midpoint of the box here, it has been found that box moves horizontally or displacement of s, under the influence of horizontal force F। फिर से बता दूं एक बार सिचुएशन, किसी ने ना सुना हो ध्यान से। F हॉरिजॉन्टल फोर्स ब्लॉक पर लगाने से m मास वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पर s डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ऐसी सिचुएशन में वर्क कितना होगा? वर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ दिस इज द सिचुएशन, ओके। तो सभी बच्चे नोट करें, इन दिस सिचुएशन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रहे, S stands for displacement, F stands for force। और अगर इसको बहुत एक्यूरेटली बात करें तो इसके आगे मैक्सिमम वर्ड भी लगना चाहिए, मैक्सिमम वर्क, ओके। अगर सिंबॉलिकली फार्मूला लिखे बेटे तो वर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ एस। सभी बच्चे ये मैक्सिमम फोर्स का, मैक्सिमम वर्क का फोर्स फार्मूला याद कर लेंगे। देखो, मैंने 3 बातें आपको बताई बोर्ड के ऊपर वर्क के रिगार्डिंग, और बिलीव मी, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तीनों ही एक से बढ़कर एक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लर्निंग पॉइंट बताए बच्चे, और मैंने तीनों की डिमार्केशन लाइन कर दी अलग अलग। ब्राउन लाइंस उनको सेपरेट कर रही हैं। अच्छे से चेक करो क्या मेरे बच्चों को वाकई समझ आ गई है? ब्राउन लाइन के इर्द गिर्द जो भी लिखा हुआ है, क्या आपको समझ आ गया? थोड़ी देर बाद मैं आपसे फीडबैक मांगूंगा। इन केस यू फील यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स वेल, you will give me the feedback by raising the right hand। शाबाश। ये भी प्योर क्रैमिंग है, ये भी प्योर क्रैमिंग है, यहां पर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक बात याद रखना है, फोर्स को जब भी पुट करना है न्यूटन यूनिट में पुट करना है, डिस्प्लेसमेंट को जब भी पुट करना पड़े मीटर यूनिट में पुट करना, और वर्क को जब भी पुट करना पड़े जूल यूनिट में पुट करना है, जूल। अब टीचर अपने बच्चों से फीडबैक लेना चाहते हैं ताकि आगे बढ़ा जा सके। कौन बच्चा अपने टीचर का हौसला बढ़ाएगा
कि yes sir, you are successful for explaining these things well. We have understood it well. Please raise your right hand if you have understood. Please raise your right hand. जो बच्चा अंडरस्टैंडिंग में सुस्ती करेगा मैं उसका क्लास का कैमरा यहाँ से ऑफ कर दूं। समझ आ गया तो राइट हैंड, नहीं समझ आ गया तो लेफ्ट हैंड। अगर मैंने कोई भी क्लास ऐसी नोट कर ली जिसमें दोनों में से कोई भी हाथ नहीं खड़ा करा, मैं बिलीव प्रॉपर प्रॉमिस कर रहा हूं, प्रिंसिपल से हम मैम सामने है, मैं उसका कैमरा ऑफ कर दूंगा अपनी तरफ से। एक हाथ खड़ा ही होना चाहिए, सुस्त बच्चा मेरे को चाहिए। डाउन, शाबाश। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता लगा वो लेफ्ट हैंड खड़ा कर सकता है विदाउट एनी फियर। मैं उस बच्चे से कुछ नहीं पूछूंगा क्यों नहीं समझ आया, कैसे नहीं समझ आया, सिर्फ इतना पूछूंगा कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पॉइंट में से कौन सा नहीं समझ आया, उसको दोबारा बता दूंगा बस। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इन 3 पॉइंटों में कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया, प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड आई सेड। So what are you observing? All the students are very much focused and attentive. Nobody is raising the left hand. So by the grace of God, we should proceed further. Okay. अब हम वर्क पे और एडिशनल बात करेंगे। वर्क पे और एडिशनल बात क्या हो सकती है बच्चे? देखो, इसमें हम एक बात करेंगे, शाबाश, कि सर आपने पिछली बार हमें मैक्सिमम वर्क के बारे में बताया था और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हॉरिजॉन्टल करे थे। मान लीजिए ऐसा ना हो, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो, तो मैंने पूछा बेटे एग्जांपल से बताओ। तो एक बच्चे ने मेरे को समझाया कि सर मान लीजिए यहां पर एक ब्लॉक है। आई सेड ओके। उस ब्लॉक को एक बच्चे ने स्ट्रिंग से टाइट कर रखा है, धागा लगा रखा है। आई सेड ओके। और ये बच्चा इसको ऐसे शोल्डर से पकड़ा हुआ है। आई सेड फाइन। और ये बच्चा इस ब्लॉक को खींच रहा है इधर को फोर्स लगाते हुए। मैंने कहा ठीक है बेटे, लेकिन सर ऐसा देखा गया कि फोर्स उधर को लग रहा है और ये जो ब्लॉक है ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल इन दिस डायरेक्शन। आई मीन डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल but force is not horizontal. Then I ask the student, you mean to say if I take force on this direction and displacement in this direction, so you mean to say in both directions this much is the angle theta? The child said yes. ये situation है सर, एक बच्चा ब्लॉक को खींच रहा है such that force and displacement are inclined at an angle theta. अब आप मेरे को बताओ वर्क कितना होगा? मैंने उस बच्चे को समझाया बेटे, पहली बात तो इस केस में मैक्सिमम वर्क का वर्ड नहीं लगेगा, वर्क का ही लगेगा। सर पिछली बार तो आपने मैक्सिमम वर्क लगाया था। यस, वो तब लगता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम दिशा में हो। इफ एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में करा था, तब मैक्सिमम वर्क लगता है। और अगर वो किसी भी और एंगल पे इंक्लाइंड है तो मैक्सिमम वर्ड नहीं लगता है। तब सर फार्मूला क्या होता है? तब फार्मूला होता है ये बेटे, सभी बच्चे ध्यान से देखें क्या होता है फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क का फार्मूला बनेगा फोर्स वैल्यू, हाउ मच इज द फोर्स न्यूटन में पुट करें, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू
हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक कितने मीटर आगे गया, डिस्प्लेसमेंट शुड बी पुट इन मीटर्स, एंड देन जितना भी ये एंगल है उसके कोसाइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बच्चे कहते हैं सर प्लीज 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 ये क्या मैथ की चीज आ गई कुछ, कॉस थीटा ये क्या चीज आ गई, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं इसके बारे में आपको अभी समझाता हूं क्या। शाबाश, एक बार आपको ये फार्मूला डायरेक्टली लर्न कर लेना है सबसे पहले, ओके, पूरा लर्न कर लेना है। दूसरी बात, अब इस कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं आपको निकालना सिखा दूं तब आंसर आ गया। Force you should know in Newton, displacement you should know in meter, work you should know in joule, प्रॉब्लम रह गया cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू के बारे में अलग से बताने लगे हैं टीचर। ये था हमारा फर्स्ट लर्निंग पॉइंट। सेकंड लर्निंग पॉइंट, अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूं वो बात आपके किसी भी टीचर ने पहले नहीं बताई हुई, ध्यान से सुन लेना। देखो मैं ओपनली कह रहा हूं, पहले कभी भी किसी टीचर ने वो नहीं बताई हुई, बिल्कुल नई बात है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। देखो मैं आपको cos थीटा की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारा एंगल 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू रखे तो उसके cos की वैल्यू कैसे निकालनी, जैसे ये 37 डिग्री हो सकता है, जैसे ये 25.5 डिग्री हो सकता है, एनी वैल्यू। तब उसका तरीका है कि आप अपने गिवन वैल्यू ऑफ थीटा को यहां लाओ और ये जो टीचर दो ब्रैकेट्स आपको सिखाने लगा है इनको आपस में माइनस कर दो, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में माइनस कर दो। सर ये ब्रैकेट में लिखना क्या है, अभी बताते हैं। दूसरी ब्रैकेट में आपने लिखना है 0.00 और 0.03 और 0.04, ये लिख रहे। सर आपने तो तीन वैल्यूज लिखा भी, यस, तीनों में से एक वैल्यू लिखनी है इसीलिए टीचर ने और डाला बीच में। सर लेकिन हमें कौन सा पता लगेगा कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से सुनो। अगर आपका एंगल 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम हो या बराबर हो तब 0.0 माइनस कर, if theta is less than or equal to 10 degree, ओके। सर 0.04 कब करना है, अगर आपका एंगल 45 डिग्री या 45 डिग्री से बड़ा, 90 तक कुछ भी हो सकता, देख लो क्या कह रहा है, 45 डिग्री या 45 डिग्री से बड़ा, राइट, और बीच की जो वैल्यूज होगी यानी 10 डिग्री से ज्यादा 45 डिग्री से कम, उसमें आपको 0.03 माइनस करना। सर थीटा होगा कितना ये हमें कैसे पता लगेगा, ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया होगा कि ये एंगल दिया कितना है, ये पेपर में बताया होगा। ओके सर, अब पहली ब्रैकेट भी क्लियर कर दो। पहली ब्रैकेट में आपने ये करना है बेटे, ध्यान से देखो। पहली ब्रैकेट में आपने यहां 1 लगाना है और यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है, उसके स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर को माइनस करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर को माइनस करना है। अब बच्चा कहता है सर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है ध्यान से सुनो। आपको यहां डिवाइड का निशान बनाया और बच्चे ध्यान से देखो, जितना भी आपको एंगल दिया होगा वट एवर इज द एंगल इन डिग्रीज वो आप यहां पुट करोगे और इसको 90 से डिवाइड करोगे।
90 से डिवाइड करो। ये वो मेथड है जो सालों साल पढ़ाने के बाद मैंने निकाला है। किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा ये। ठीक है, ओपनली कह रहा हूँ। देखो, ये एक ऐसा वैल्यू है जिससे आप कोई भी कोसाइन निकाल सकते। मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है सर कॉस ऑफ 45 डिग्री निकालो। तो मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। पहले तो मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, फिर इस फार्मूले से वैल्यू बताता हूँ। देखो बेटे, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका ये एंगल 45 डिग्री। ओके, जो लाइन हमारे कंसर्न्ड एंगल को थीटा को टच करे और 90 डिग्री को भी टच करे, दोनों चीजों को टच करे, उसको बोलते हैं बेस। बेस बोलते हैं। और जो 90 के टच ना करे, देखो 90 को लाइन ये भी टच कर रही है, ये भी कर रही है, 90 के अपोजिट वाली लाइन को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, तो कॉस थीटा का मतलब जो होता है वो हमेशा याद रखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर। बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर फिर तो बहुत आसान है। आई सेड कैसे? कहता है आपको सर पता है एक स्केल होता है जिसके अंदर एंगल बनाने वाला डी होता है या डी डी होता है। तो मान लो पेपर में मेरे को उसने 37 डिग्री दिया, तो मैं ऐसे डी को रखूंगा, उससे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल 37 वाली लाइन बना दूंगा, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना दूंगा। तो स्केल से इसको माप लूंगा, इसको माप लूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मैंने कहा यस, अगर आपके पास डी है तो आप ज्योमेट्री से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर नहीं डी है तो ये फार्मूला देखो, ध्यान से देखो। अब मैं ऊपर वाला फार्मूला लगाने लगा हूं। फर्स्ट ब्रैकेट में 1 - 45 अपॉन 90 का स्क्वायर कर रहा हूं, तो पहली करली ब्रैकेट होगी। देखें, सेकंड करली ब्रैकेट में जो मैंने माइनस करना है वो कौन सा माइनस करो? देखिए कौन बच्चा सही बताता है। आइदर शुड आई 0.03 और 0.04 और 0.00। कौन बच्चा बताएगा कौन सा माइनस करना चाहिए? शाबाश, शाबाश। कौन बताएगा? इज देयर एनी डेयरिंग स्टूडेंट इन एनी सेक्शन जो ये बता सके इन तीन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू मुझको यहां माइनस करनी चाहिए? वेरी गुड। नाइन्थ डी में एक इकलौता बच्चा खड़ा है हौसले वाले, बताओ बेटे कौन सा? एक ही बच्चा, अपना नाम भी बताना, देखें स्कूल में से बेस्ट बच्चा कौन सा। तो नाइन्थ डी का जैसे ही बच्चा बोलने लगा उसका कैमरा हिल गया शायद। ओके, तो आपने देखा कि सर ने समझाया था कि जब एंगल 45 डिग्री और इक्वल हो तो आपको सबसे नीचे वाली वैल्यू यानी 0.04 माइनस करनी चाहिए। तो मैंने 0.04 माइनस कर दिया बेटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 45 को 90 से कट करें, हाफ बना, हाफ का स्क्वायर 1/4 बना, तो ये बन गया 1 - 1/4 माइनस 0.04। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन गया बेटे 3/4। ठीक है, यस या नो? 3/4 बना -0.04। ठीक है बेटे, अब 3.4 को आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट करा जा सकता है इतना, और ये बन गया 0.04, और अल्टीमेटली इसको माइनस करने से 0.7। तो ये आप यहाँ यूज कर सकते। जिन बच्चों को ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गए हैं
वो अपने टीचर को फीडबैक देंगे कि सर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालना सीख गए, फार्मूला हमें याद हो गया, और ये कैसे लगाना है ये भी याद हो गया। वो टीचर को फीडबैक देंगे बाय रेजिंग योर राइट हैंड। हैव यू रियली अंडरस्टूड इट? प्लीज रेज योर राइट हैंड। मैंने पहले ही बोल दिया था बेटे, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, समझ आ गया तो राइट हैंड। और जो दोनों हाथ नहीं खड़ा करता है ना, पर्टिकुलरली उस बच्चे को बोल दूंगा मेरी क्लास में ना बैठ। मैं नोट कर रहा हूं, मैं याद रहे ये भाई, इस बात के लिए मैं बहुत हार्ड हूं। पर्टिकुलरली बोल दूंगा, नाइन्थ ई में सब थर्ड रो में सिक्स्थ बच्चा है से। ओके, डाउन डाउन। अब कोई भी बच्चा बिना डरे डाउन डाउन डाउन, राइट हैंड वाले नीचे करो, लेफ्ट हैंड खड़ा करो अगर नहीं समझ। लेफ्ट हैंड, कोई भी एक बच्चा जिसको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड खड़ा करे। सुनते नहीं है मेरी बात, कोई राइट हैंड ही खड़ा करे। जिनको नहीं समझ आया दोनों में से कोई भी पॉइंट, वो लेफ्ट हैंड खड़ा करे। ओके। अब मेरे को कैसे पता लगे एज ए टीचर कि आपको वाकई ये समझ आ गया? आई विल पुट ए सिंपल क्वेश्चन टू यू। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन डालता हूं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर। ओके, शाबाश। नोट डाउन द क्वेश्चन। इसको भी हम, ये दोनों फार्मूले नोट कर लो बेटे, फिर ऐसे मत कहना कि हुआ नहीं। ये बॉक्स वाला फार्मूला और ये भी स्टार वाला फार्मूला, दोनों फार्मूले इमीडिएटली नोट कर लो, वरना यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। लो मैं स्क्रीन से पीछे हटता हूं, नोट कर लो जल्दी से जल्द। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो नोट ना कर रहा हो इसको। लो, अब देखते हैं, टीचर चेक करेंगे अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कि आप उनको समझ एक्चुअल में आया या नहीं। लिख देते हैं। शाबाश। ए चाइल्ड, क्वेश्चन। बेटे नाइन्थ डी के बच्चे का एक बार लिंक टूट गया, वो ज्वाइन ही नहीं कर रहे दोबारा। किसी सेक्शन के साथ में नाइन्थ डी पढ़ता हो तो आप प्लीज उनको बोलो रीज्वाइन करें। मैम किसी को भेज दो जो नाइन्थ डी अगर आपके सेक्शन के साथ है। नाइन्थ डी का फोन लगा के, वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, बाकी सभी ने करो। नो, कैमरा नहीं ऑन। नाइन्थ डी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ओके, अ चाइल्ड, your dear students, देखो, a child applies a force of 20 Newton on a wooden block, ठीक है, at an angle of 30-degree inclination with the ground, with the ground. Block moves horizontally, block moves horizontally by 200 centimeter. How much is the work done? How much is the work done by a child? जल्दी से बताओ। ये ब्लॉक है, बच्चा इसको खींच के लेके जा रहा है, फोर्स लगा रहा है इधर को, वैल्यू दे रखी है फोर्स की, और ब्लॉक इधर को जा रहा है, और इस फोर्स को जमीन से 30 डिग्री एंगल से खींचे। शाबाश। एस की वैल्यू भी दे रखी है, थीटा की वैल्यू भी दे रखी है,
वर्क कितना होगा? हरी अप, डू इट। कोई भी सेक्शन अपना आंसर रजिस्टर करा सकता है। देखते हैं, कंपटीशन करते हैं। चलो, ए सेक्शन का कितना आंसर आता है, बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना। सभी बच्चे अपना अपना आंसर बताएंगे। जी का कितना? शाबाश। कैलकुलेट इट एंड सॉल्व इट। देखते हैं स्कूल में से कौन सा सेक्शन बेस्ट है। आपको अच्छे से पता है कौन सा फार्मूला लगाना है। ऐसा फार्मूला जिसमें फोर्स भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, थीटा भी हो, और वर्क निकालना है तो डब्ल्यू भी हो। ऐसा फार्मूला जिनमें ये सिंबल्स इन्वॉल्व हो। याद रहे, डिस्प्लेसमेंट जानबूझकर उसने सेंटीमीटर में दिया हुआ है ताकि आप गलती कर दो। शाबाश बेटे, मैं वेट कर रहा हूं। मेरे को ऐसा बताया गया आपके स्कूल के द्वारा कि हमारे बच्चों की कैलकुलेशंस बहुत फास्ट है, और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे को गलत बताया गया या सही। आर यू रियली फास्ट टू डू दी कैलकुलेशंस? नाइन्थ ए स्टिल नो आंसर। नाइन्थ जी में से एक बच्चा आया, शाबाश, स्पीक आउट। बेटे फिर से बोलो, फिर से बोलो। 34.32। 34.3। ओके, तो नाइन्थ जी में एक बच्चा बोल रहा है 34.32 जूल। शाबाश, बैठो। और कोई बच्चा? नाइन्थ सी में क्या आंसर है? 34। ओके, नाइन्थ सी में 34 आ रहा है आंसर। और कोई बच्चा? नाइन्थ ए नॉट इंटरेस्टेड टू टेल। कोई बच्चा कैपेबल नहीं लग रहा नाइन्थ ए में। माइक पे आकर बताने का हौसला किसी में नहीं है नाइन्थ ए में। सैड। नाइन्थ सी में तो बता ही दिया शायद। नाइन्थ ई में, नाइन्थ ई भी है एक सेक्शन। नाइन्थ ई में है कोई डेयरिंग स्टूडेंट जो आंसर रजिस्टर करा सके? 34.2। नाइन्थ ए में आया 34.2। शाबाश। 34.3। 3। ओके बेटे। 32। और 34/3। नाइन्थ ई में कोई भी बच्चा डेयरिंग नहीं है बेटे, ये क्या बात हुई? एक भी बच्चा नहीं है। कम से कम 60 स्टूडेंट बैठे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। नाइन्थ सी में सारे डरे हुए हैं। नाइन्थ ई के सारे बच्चे हुए डरे हुए हैं क्या? एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो डेयरिंग एनफ टू कम ऑन द माइक एंड टेल दी आंसर? एक भी बच्चा 60 में से? वेरी सरप्राइजिंग। सो नाइन्थ कौन सा है ये? नाइन्थ ई, नॉट डेयरिंग। अब मैं इसको करवाता हूं, देखते हैं। लगभग सेम आंसर दिया तीनों सेक्शन में, देखते हैं तीनों सही है या नहीं। नाइन्थ ई में 34.32। नाइन्थ ई में भी 34.32 आंसर आ गया बेटे, काफी देर बाद आया। चलो, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। योर अटेंशन।
teacher has told us work is equal to fs cos theta. अब टीचर ने हमें सिखाया था फोर्स शुड बी इन न्यूटन. लेट्स चेक, क्या न्यूटन यूनिट है? हाँ जी है. इसलिए हम 20 पुट कर देंगे. डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन मीटर. क्या वो मीटर में है? नो, सेंटीमीटर में है. तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 200 सेंटीमीटर है और इसको मैं लिख सकता हूं 200 इंटू 1 सेंटीमीटर. और मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया था, क्या सिखाया था? 1 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 अपॉन 100 मीटर कितना हो गया फिर? 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर की यहाँ वैल्यू रखूंगा. 200 इंटू 1 अपॉन 100 मीटर रखा तो इट बिकम्स 2 मीटर. तो मैं 2 मीटर पुट कर दूंगा. अब रही बात cos 30 डिग्री, तो पहले इसको पुट कर देते हैं. जैसे मैंने इसको पुट करा इट बिकम्स, शाबाश, F मतलब 20 न्यूटन, S मतलब 2 मीटर और यहां पर लिख देते हैं cos ऑफ 30 डिग्री. यानी कि अगले स्टेप में अगर मेरे को cos ऑफ 30 डिग्री पता लग गया तो मेरा आंसर निकल जाएगा. और cos ऑफ 30 डिग्री कैसे निकाले? उसके लिए हमारे टीचर ने एक फार्मूला करवाया था. cos ऑफ 30 डिग्री, पहली ब्रैकेट बनाओ, दूसरी ब्रैकेट बनाओ, दूसरी ब्रैकेट में से एक वैल्यू आपने उठानी है. और टीचर ने सिखाया था कि 0.00 तो तब उठाना है जब एंगल 10 डिग्री या उससे लेस हो. तो हम ये नहीं लेंगे. 0.04 डिग्री तब लेंगे जब एंगल 45 डिग्री या उससे बड़ा हो. तो ये भी नहीं लेंगे. हमारा तो 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री है तो हम बीच वाला ले लेंगे. इसका मतलब 0.03 माइनस करेंगे. ओके. और यहाँ क्या करना है? 1 माइनस 30 अपॉन 90 और इसका क्या कर देना? स्क्वायर कर देना. सो व्हाट इट बिकम्स? 1 माइनस 1/3. 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9. ओके, माइनस 0.03. नेक्स्ट स्टेप 8/9 माइनस 0.03. नेक्स्ट स्टेप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कितना बनेगा डेसिमल कन्वर्ट करके? 8803. ये बन गया 0.85. जिनका इतना आया वो सही है बच्चे. अब इसको यहां पुट करेंगे हम. तो मैं कैलकुलेशंस करता हूं. देखो अगला स्टेप 40 इंटू 0.85. लेट मी कैलकुलेट इट. सर 20 2. यस, अगर बिल्कुल कई बच्चों ने इससे भी ज्यादा आगे सॉल्व करा होगा. 2 डिजिट तक ही सॉल्व करा करो बस, उससे आगे करने के लिए. तो मैंने क्या नोट करा बेटे? 34 जाओ, सबका सही 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 सही. अब कोई बच्चा कहता है सर इनका कैसे आपने सही कर दिया, इनका तो 34.32 है. तो उन्होंने इस डिवीजन को और भी आगे सॉल्व कर दिया बस. पर टीचर यहाँ सजेस्ट करता है कि इस डिवीजन को 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक ही माइनस करा करो. 2 तक करा करो बस. 2 तक करा करो, तीसरा ना करो. तो सारे बच्चों को शाबाश दी जाती है और गारंटीड तौर पर आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा. एक बार मेरे को फिर से बता दो, जिन बच्चों का 34 या 34 के आसपास आया था, प्लीज रेज योर हेड. प्लीज रेज योर हेड. शाबाश. चाहे उन्होंने पहले हाथ नहीं भी खड़ा करा, रेज. जो शर्माते भी थे पर आंसर इतना है. लेट मी सी. मैं बताना चाहता हूँ 9th ए में से सिर्फ 10 बच्चों के हाथ डाउन है. 9th सी में से जिनका इतना आंसर आया था, रेज योर हैंड. 9th सी में, 9th सी थोड़ा सा कमजोर मालूम पड़ता है. 8 बच्चों के हाथ खड़े हैं. 9th ई में जिनका इतना आया था, 9th ई में लगभग 15 बच्चों के हाथ खड़े हैं. 9th जी में
जिनका इतना आंसर आया था रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। 9th जी में लगभग 14-15 बच्चों के हाथ खड़े। तो 9th ए में थोड़ा सा कमजोर है मामला अभी। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम वर्क के बारे में और भी बात करते हैं बेटे। देखो शाबाश, वर्क के बारे में और भी टीचर बात करने लगे हैं। योर अटेंशन। Excuse me, sir. यस। Time is over. कहाँ टाइम ओवर कर देते हो यार तुम्हारा ना। अगर आप मेरे को अच्छे से टाइम दो तो मैं आपकी नॉलेज बहुत बढ़ा दूं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम वर्क और पावर को, असाइनमेंट आपके पास पहुंच गई है बेटे, असाइनमेंट हमने पहुंच गया है, इसके क्वेश्चन करके आने हैं अपने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक है